मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदी अवधि कौन सी होती है? करेक्ट आंसर इज बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगले प्रश्न को देखते हैं 2 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आइए करेक्ट आंसर इज बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर इज ए, जेंडर पक्षपात। अगले प्रश्न 4 नंबर को देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादी एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? करेक्ट आंसर इज ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगले प्रश्न 5 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक व सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? करेक्ट आंसर इज बी, लेव वाइगोत्स्की। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। जिस 100 पहेली को हल करने समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं को कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? यही नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाली जिससे यह जूता पूरा बना है। करेक्ट आंसर इज ए, व्यक्तिगत वार्ता है। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर इज डी, पौध या ढांचा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित साध्यात्मक विचार करता है? करेक्ट आंसर इज बी, संरक्षण कक्षा समावेशन। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? करेक्ट आंसर इज ए, स्कीमा। आइए अगले प्रश्न 10 को देखते हैं हम लोग। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? करेक्ट आंसर इज डी, बुद्धि बहुत आयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं कितना, 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आइए करेक्ट आंसर इज ए, सृजनात्मकता विचारक है। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर इज डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीका ढूंढना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को करेक्ट आंसर इज सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर इज सी, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से करेक्ट आंसर इज डी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर जे डी, प्रतिकूलन प्रमाण पत्र एवं उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। छात्र के
केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? करेक्ट आंसर इज बी, बच्चों के अनुभवों के प्रमुखता देना। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, करेक्ट आंसर इज बी, स्वतंत्र होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर इज डी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ए करेक्ट आंसर इज ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर इज डी, अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। चालू है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिनियम को बढ़ावा देती है? ऑप्शन डी आंसर। 25 क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज 25 के 4 हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। आइए प्रश्न संख्या 26 है। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्याओं समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है? करेक्ट आंसर इज डी, बच्चों के सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने को तथा उसी बताए। आइए प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? करेक्ट आंसर इज ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर इज डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? करेक्ट आंसर इज डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? करेक्ट आंसर इज सी, विद्यालय एवं मीडिया। आई होप कि आप लोगों ने इस CDP चैप्टर को अच्छे से समझे। चलिए तब तक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।